हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज हम जो हड़प्पा वासी थे, जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो वासी थे, उनका सुदूर क्षेत्रों से जो संपर्क था उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हाल ही में पुरातात्विक खोजें जो हैं वो इंगित करती हैं कि तांबा जो था संभवतः अरब प्रायद्वीपीय के दक्षिण पश्चिमी छोर पर स्थित ओमान से भी लाया जाता था। ठीक है, रासायनिक विश्लेषण दर्शाते हैं कि ओमानी तांबे तथा हड़प्पाई पुरावस्तुओं दोनों में निकल के अंश मिले हैं, जो दोनों के साझा उद्भव की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, यानी कि जो ओमानी तांबे हैं तथा जो हड़प्पा की जो पुरावस्तुएं हैं, उन दोनों में क्या मिले हैं? निकल के अंश मिले हैं। ठीक है, इन दोनों में जो है निकल के अंश मिले हैं, जो दोनों के साझा उद्भव की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, हालांकि संपर्क के और भी संकेत मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कि एक विशिष्ट प्रकार का पात्र, ठीक है, यानी कि कोई बर्तन, अर्थात एक बड़ा हड़प्पाई मर्तबान जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई थी, ओमानी स्थलों से मिला है। ठीक है, ऐसी मोटी परतें तरल पदार्थों के रिसाव को रोकने के लिए लगाई जाती थी। ठीक है, रोक देती थी। तो हमें यह नहीं पता कि इन पात्रों में क्या रखा जाता था, पर यह संभव है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इनमें रखे सामान का ओमानी तांबे से विनिमय करते थे। ठीक है, अब देखिए क्या है कि एक विशिष्ट प्रकार का पात्र था। ठीक है, आपका ये जो क्लास 6 की हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जो है ना, उसमें आपको ये पात्र जो है ये देखने को, ये बर्तन जो है ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये एक विशिष्ट प्रकार का जो पात्र होता था जिसके ऊपर क्या करते, काली मिट्टी की एक बहुत ही मोटी परत चढ़ाई जाती थी। तो ये हमें कहाँ से मिली है? ये हमें ओमान से मिला है। ठीक है, तो ओमान से पाया गया है। तो ये जो काली मिट्टी की जो परत चढ़ाई जाती थी उसके ऊपर, तो ये क्यों चढ़ाया जाता था? ताकि उसके अंदर जो रखा हुआ सामान है उसका रिसाव ना हो। यानी कि ये ऐसा संभवतः ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर लिक्विड कुछ रखा जाता हो। ठीक है, ताकि उसका जो रिसाव ना हो, इसलिए उस पर मिट्टी की परत चढ़ाई जाती थी। हालांकि इसमें हमें यह नहीं पता है कि उस पात्र में क्या रखा जाता था। ठीक है, लेकिन इससे हमें यह पता चलता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं तो वो क्या करते थे, जो हड़प्पा के लोग थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग इसमें रखे सामान का ओमानी तांबे से विनिमय करते थे। यानी कि सामान देते थे, इसमें जो भी रासायनिक पदार्थ या जो भी तरल पदार्थ जो भी रखते हों, ठीक है, वो जो चीज़ें हैं वो इस बर्तन में, इस पात्र में, जो विशेष प्रकार का पात्र था उसमें भर करके उसको अच्छे से सील करके और उसको भेजते थे और उसके बदले में तांबा लेते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में दिनांकित मेसोपोटामिया के लेखों में मगान, जो संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त नाम था, नामक क्षेत्र से तांबे के आगमन के संदर्भ मिलते हैं। ठीक है, मेसोपोटामिया के लेख में मगान है ये। ठीक है फ्रेंड्स, ये मगान है जो कि ओमान के लिए प्रयुक्त नाम था। ठीक है, मगान जो है वो ओमान के लिए प्रयुक्त नाम था। मेसोपोटामिया के लेख दिलमुन संभवतः बहरीन द्वीप, मगान तथा मेलुहा संभवतः हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द। ठीक है, मेलुहा किसके लिए यूज़ किया जाता था? जो हड़प्पा क्षेत्र है, हड़प्पा के क्षेत्र हैं, इसके लिए नामक क्षेत्रों से संपर्क की जानकारी मिलती है। यानी कि जो मेसोपोटामिया के जो लोग हैं उनका मगान यानी कि जो ओमान है, मेलुहा यानी कि जो हड़प्पा के जो क्षेत्र हैं, इनसे इनकी संपर्क की जानकारी हमें प्राप्त होती है, क्योंकि ऐसे नाम जो है वहाँ के लेखों में प्राप्त हुए हैं। जो लेख है मेसोपोटामिया का लेख दिलमुन, ठीक है, यानी कि दिलमुन का मतलब, ओहो एक मिनट, हाँ, अब देखिए यहाँ जो है ना, ये मेसोपोटामिया के लेख दिलमुन, ठीक है, ये दिलमुन है। ठीक है, ये दिलमुन है, एक साथ है, संभवतः जो बहरीन
द्वीप है, ठीक है। और ये मगान यानी कि ओमान के लिए प्रयुक्त नाम तथा मेलुआ संभवतः हड़प्पा क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द, ठीक है। तो ये लेख से जो है इन ये जो नाम हैं ये हमें प्राप्त हुए हैं। तो इनसे पता चलता है कि जो मेसोपोटामिया है वहाँ से भी ये इनका जो था संपर्क था, ठीक है। इनके जो संपर्क की जानकारी हमें इससे प्राप्त होती है, ठीक है। अब आगे देखिए कि मेलुहा के विषय में एक मेसोपोटामियाई मिथक यह बताता है कि तुम्हारा पक्षी हाजी पक्षी हो, उसकी आवाज़ राजप्रसाद में सुनाई दे, ठीक है। कई पुरातत्वविदों का मानना है कि हाजी पक्षी मोर है, ठीक है। हाजी पक्षी कौन है? मोर था, ठीक है। अब ये जो लाइन है ये आपको क्लास 12 के हिस्ट्री के बुक में आपको ये मिलेगा, ठीक है, जिसमें कि ये लिखा हुआ है कि तुम्हारा पक्षी हाजी पक्षी हो, उसकी आवाज़ राजप्रसाद में सुनाई दे। चलिए आगे देखिए कि तांबे का आयात राजस्थान से तथा ओमान से किया जाता था, ठीक है। तांबे का आयात राजस्थान से और ओमान से किया जाता था। टीन जो है, ठीक है, इसका आयात ईरान से अफ़गानिस्तान से किया जाता था, ठीक है। टीन जो है किया जाता था। अब देखिए कि टीन का प्रयोग तांबे के साथ मिलाकर कांसा बनाने के लिए किया जाता था और हड़प्पा एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो ये तीन है, ये तीन नहीं है, टीन है, ठीक है। यहाँ पर टीन होगा। तो टिन का प्रयोग जो है वो तांबे के साथ मिलाकर कांसा बनाने के लिए किया जाता है। यानी कि जब ये सवाल आपसे पूछा जाए और ये पूछा जाता है कि कांसा कैसे बनता है, किस किस धातु से मिलकर बनता है, तो टिन और तांबे से, ठीक है, किया जाता था। और हड़प्पा जो थी वो एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, ठीक है। जबकि जो हड़प्पा वासी थे वो सोने का आयात कहाँ से करते थे? कर्नाटक से करते थे, ठीक है। और एक बहुमूल्य पत्थरों का आयात जो था, जो बहुत सारे जो बहुमूल्य पत्थर होते हैं उनका आयात कहाँ से करते थे? बहुमूल्य पत्थरों का जो आयात था वो गुजरात से, ईरान से, अफ़गानिस्तान से किया जाता था, ठीक है। तो जो कीमती पत्थर होते थे उनका जो आयात था वो हड़प्पा वासी गुजरात से करते थे, ईरान से करते थे और अफ़गानिस्तान से करते थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हुआ सुदूर क्षेत्रों से जो संपर्क है, ठीक है। जो हड़प्पा वासी थे इनका जो सुदूर क्षेत्रों से जो संपर्क था उसके बारे में हमने जाना, ठीक है। अब आगे देखिए कि विलासिता की वस्तुओं की खोज, जो विलासिता की वस्तुएं होती हैं उनकी खोज, ठीक है। फयांस, ठीक है, ये फायान नहीं है फ्रेंड्स, एक मिनट। ये फ्यांस है, ठीक है, ठीक है। अब फ्यांस क्या था? तो ये घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपा पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ, ठीक है। फ्यांस था किस चीज़ से बनता था? कि तो घिसी हुई रेत होती थी या बालू, रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ, ठीक है। और फ्यांस के छोटे पात्र संभवतः कीमती माने जाते थे क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था। जो फ्यांस होता था उससे जो पात्र बनते थे वो बहुत ही कीमती माने जाते थे, ठीक है। तो इसीलिए जो आम लोग होते थे उनके पास इस तरीके की जो वस्तुएं हैं वो प्राप्त नहीं हुई हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ प्राप्त हुई हैं तो इससे ये अंदाज़ा लगता है कि जो बड़े लोग थे उस समय भी तो उनके पास ही ये चीज़ होती थी। क्यों कीमती मानी जाती थी? क्योंकि ये जो चीज़ था, इस तरीके का जो फ्यांस है, इससे जो पात्र बनते थे ये बहुत ईजी नहीं था बनाना, ठीक है। ये कैसे बनता था? तो रेत से, घिसी हुई रेत अथवा बालू
और उसमें रंग मिलाया जाता था और कुछ चिपचिपा पदार्थ मिला करके, और उस मिश्रण को, ये जो मिश्रण होता था, इसे अच्छी तरह से पकाया जाता था और एक नया पदार्थ बनाया जाता था और उस पदार्थ से पात्र बनाए जाते थे। ठीक है, तो चूंकि इनको बनाना कठिन था इसलिए ये बहुत कीमती माने जाते थे। ठीक है, आगे देखिए, महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में केंद्रित हैं और छोटी बस्तियों में ये विरले ही मिलते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए फ्यांस से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे। ठीक है, यानी कि उसमें कुछ सुगंधित द्रव्य रखे जाते थे। ठीक है, जैसे इत्र वगैरह जो भी होता होगा। ठीक है, अधिकांशतः मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा से मिले हैं और कालीबंगा जैसी जो छोटी बस्तियां हैं उनमें बिल्कुल भी नहीं मिले हैं। ठीक है, कालीबंगा जैसे ऐसे जो पात्र हैं वो अधिकतर जो है, अधिकांशतः जो है मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा से मिले हैं। कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा है, इलाकों में काट देती हूँ, कालीबंगा और ऐसी ये छोटी बस्तियां थीं। ठीक है, वहाँ से ये बिल्कुल भी नहीं मिला है। ठीक है, अब सोना भी जो था वो दुर्लभ था और आज की तरह ही कीमती भी था। ठीक है, और हड़प्पा स्थलों से मिले सभी स्वर्णाभूषण संचयों से प्राप्त हुए थे। जो सोना था वो भी कीमती था जैसे आज कीमती है। ठीक है, तो ये हो गई कुछ जो विलासिता की वस्तुएं थी उनके बारे में। अब आइए हम शवाधान के बारे में। शवाधान, ठीक है, शवाधान के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि हड़प्पा स्थलों से मिले शवाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया गया था। ठीक है, हड़प्पा स्थलों से मिले जो शवाधान है, ठीक है, ये शवाधान है फ्रेंड्स, में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में, ठीक है, गर्तों में दफनाया गया था। ठीक है, आगे देखिए कि कभी कभी जो शवाधान थे उसकी जो गर्त की बनावट थी एक दूसरे से भिन्न होती थी। कुछ स्थानों पर गर्त की सतहों पर ईंटों से चिनाई की गई थी, जो ईंटें नीचे बिछाई जाती है ना। ठीक है, और ये विविधताएं सामाजिक भिन्नताओं की ओर भी संकेत करती हैं, कहना कठिन है। यानी कि कहीं कहीं जो शवाधान थे उनकी जो बनावट है वो एक दूसरे से भिन्न दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, लेकिन ये जो सामाजिक विविधताएं होती हैं, इसकी भिन्नताओं की ओर संकेत करता है, ऐसा कहना थोड़ा कठिन है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या है कि कुछ कब्रों में मृदभांड तथा आभूषण मिले हैं, जैसा कि पहले भी हम लोग ये पढ़ चुके हैं, जो संभवतः एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं जिसके अनुसार उन वस्तुओं का मृत्युपरांत प्रयोग किया जाता था। जैसा कि जो हड़प्पा वासी थे तो कुछ उनमें ऐसी मान्यता थी कि मरने के बाद भी एक दूसरा जीवन होता है, तो इसलिए जो मृतकों के साथ में क्या करते थे, कुछ उनके यूज़ की जो वस्तुएं होती थी वो उनको रख देते थे। ठीक है, खाने पीने की चीज़ें, आभूषण, बर्तन, ठीक है, ताकि जो परलोक है, जो दूसरा लोक है, वहाँ भी ये लोग उस चीज़ों का इस्तेमाल कर सकें। तो ऐसी चीज़ें जो है वो शवाधान से प्राप्त हो चुकी हैं। पुरुषों और महिलाओं दोनों के शवाधानों से आभूषण मिले हैं। ठीक है, चलिए एक सेकंड। हाँ, अब देखिए पुरुषों और महिलाओं दोनों के शवाधान, ठीक है, शवाधान से आभूषण मिले हैं। ठीक है, यानी कि इससे हमें यह पता चलता है कि जो स्त्री और पुरुष दोनों ही जो थे वो आभूषण पहनते थे। ठीक है, और कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ भी दफनाया गया है। कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पण, ठीक है, यहाँ दर्पण होगा, दर्पण के साथ भी दफनाया गया था। ठीक है, इसका जो पिक्चर है इसको भी आपको क्लास 6 की चैप्टर 2 में देखने को मिलेगा। आपके पास अगर बुक होगी फ्रेंड्स तो आप लोग पिक्चर को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो ये कुछ जो है ये शवाधान के बारे में हमने पढ़ा। अब आइए
आगे इसके बारे में और क्या है, एक दो और पॉइंट है, उनको भी हम देख लेते हैं पहले। हाँ, ये एक पॉइंट है कि परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। हालांकि कुछ जो कब्रें थी उनमें से हमें चीज़ें प्राप्त हुई हैं, ठीक है, बॉडी के साथ में, जो मृतक थे उनके बॉडी के साथ में कुछ जो चीज़ें हैं, आभूषण, मृदभांड, ठीक है, ये सब चीज़ें प्राप्त हुई हैं, लेकिन हर जगह से नहीं प्राप्त हुई है। तो इससे ये अंदाज़ा लगता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उनको जो था मृतकों के साथ बहुत सारी जो बहुमूल्य वस्तुएं, जैसे मिस्र में है, ठीक है, तो मिस्र में हर कब्र में आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी। अगर गरीब है तो उसके अकॉर्डिंग आपको सामान देखने को मिलेगा, जो अमीर है तो उसके अकॉर्डिंग आपको सामान देखने को मिलेगा, लेकिन हड़प्पा में ऐसा नहीं था। तो इससे ये अंदाज़ा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे तो उनका मृतकों के साथ जो थी बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में कोई खास विश्वास नहीं था, ठीक है। तो फ्रेंड्स, चलिए आज के वीडियो में हमने जो हड़प्पा वासी थे उनका सुदूर क्षेत्रों से जो संपर्क था उसके बारे में जाना। जो विलासिता की वस्तु होती है जिसमें कि जो फ्यांस है, और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो फ्यांस आप लोग याद रखिएगा कि एक घिसी हुई रेत अथवा बालू और उसमें रंग मिलाया जाता था और एक चिपचिपा पदार्थ मिलाया जाता था, और इन तीनों मिश्रण को पकाया जाता था और इसको पका करके एक दूसरा पदार्थ बनाया जाता था, और उस पदार्थ से जो पात्र बनता था, ठीक है, वो बहुत ही कीमती होता था। क्यों? क्योंकि इसे बनाना कठिन था, ठीक है। इसके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने शवाधान, ठीक है, उसके बारे में भी अभी हमने पढ़ा। तो आज के वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में बाकी जो शेष इसके बारे में जो भी है वो हम पढ़ेंगे और अपना चैप्टर जो है उसे ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तब तक आप लोग मेरे वीडियो को देखिए। इससे पहले की भी जो वीडियो है उनको भी आप देखिए। वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आ जाए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और मेरे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, कोरोना में सेफ रहिए, पढ़ते रहिए घर में ही, और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सेफ़ होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम हड़प्पा सभ्यता की जो राजनीतिक सत्ता थी उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कि हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने के संकेत मिलते हैं। उदाहरण के लिए हड़प्पाई पुरावस्तुओं में असाधारण एकरूपता को ही ले लीजिए, जैसा कि मृदभांडों, मुहरों, बांटों तथा ईंटों से स्पष्ट है, ठीक है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ईंटें जिनका उत्पादन स्पष्ट रूप से किसी एक केंद्र पर नहीं होता था, ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा कि ईंटें जिनका उत्पादन स्पष्ट रूप से किसी एक केंद्र पर नहीं होता था, जम्मू से गुजरात तक पूरे क्षेत्र में समान अनुपात की थी। अब आप समझ लीजिए कि किसी एक ही जगह पर तो ऐसा नहीं था ना कि ईंटों का जो उत्पादन था वो किसी एक ही जगह पर होता था, लेकिन फिर भी जम्मू से लेकर गुजरात तक पूरे क्षेत्र में समान अनुपात की ही थी ईंटें। और ईंटें किस अनुपात में बनाई जाती थी ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि 4:2:1 ये रेशियो होता था, ठीक है। तो जम्मू से लेकर गुजरात तक पूरे ही क्षेत्र में इसी अनुपात में जो है ईंटें प्राप्त हुई हैं, ठीक है। अब देखिए, हमने यह भी देखा है कि अलग अलग कारणों से बस्तियां विशेष स्थानों पर आवश्यकता अनुसार स्थापित की गई थी। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जहां पर रॉ मटेरियल प्राप्त होता था, ठीक है, हड़प्पा वासियों को जहां पर रॉ मटेरियल प्राप्त होता था वहां पर वो लोग अपनी बस्तियां बसा लेते थे, ठीक है। इसके अतिरिक्त ईंटें बनाने और विशाल दीवारों तथा चबूतरे के निर्माण के लिए श्रम संगठित किया गया था। सत्ता के केंद्र अथवा देखिए, सत्ता के केंद्र अथवा सत्ताधारी लोगों के विषय में पुरातात्विक विवरण हमें कोई त्वरित उत्तर नहीं देते हैं, ठीक है। सत्ता के केंद्र और जो सत्ताधारी लोग होते हैं इनके विषय में जो पुरातात्विक विवरण हैं वो हमें कोई परफेक्ट उत्तर नहीं देते हैं, ठीक है।
पुरातत्वविदों ने मोहनजोदाड़ो में मिले एक विशाल भवन को एक प्रसाद की संज्ञा दी, परंतु इससे संबंध कोई भव्य वस्तुएं नहीं मिली हैं। ठीक है, एक प्रसाद की संज्ञा दी यानी कि एक बड़ा असेंबली, ठीक है, जहाँ पर कि लोग इकट्ठा होते होंगे, वहाँ पर मीटिंग होती होगी इस तरीके से। तो एक बड़ा भवन है जिसे कि प्रसाद की संज्ञा दी गई है, परंतु इससे संबंधित कोई भव्य वस्तु जो है वो नहीं मिली है। ठीक है, अब आगे देखिए कि एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है और यह नाम आज भी प्रचलित है। देखिए कि एक पत्थर की मूर्ति मिली है जिसे कि पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है और यह नाम आज भी प्रचलित है। ठीक है, और ये जो पुरोहित राजा की जो पिक्चर है ये भी आपको हिस्ट्री की क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक में देखने को मिल जाएगी, या फिर आप गूगल करके इसे देखिएगा। ठीक है, आपने देखा भी होगा, अक्सर जो हिस्ट्री की बुक होती है ना उस पर नॉर्मली पुरोहित राजा जो है इसकी पिक्चर बनी होती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। और यही समानताएं उन्होंने सिंधु क्षेत्र में भी ढूंढी, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की अनुष्ठानिक प्रथाएं अभी तक ठीक प्रकार से समझी नहीं जा सकी है और न यह जानने के साधन उपलब्ध हैं कि क्या जो लोग इन अनुष्ठानों का निष्पादन करते थे उन्हीं के पास राजनीतिक सत्ता होती थी। ठीक है, जो अनुष्ठान होते थे, जो लोग ऐसी कोई जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है, कि जो अनुष्ठान जो लोग करते थे उन्हीं के पास पूरा पावर होता था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। कुछ पुरातत्वविद इस मत के हैं कि हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे। कुछ जो पुरातत्वविद हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वह यह मानते हैं कि हड़प्पाई समाज में शासक नहीं होते थे तथा सभी की सामाजिक स्थिति समान थी। कुछ जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनका यह मानना है कि हड़प्पाई समाज में शासक होते ही नहीं थे। ठीक है, और जितने भी लोग थे उन सबकी जो सामाजिक स्थिति थी वो बिल्कुल समान थी। ठीक है, दूसरे पुरातत्वविद जो है वो यह मानते हैं कि कोई एक नहीं बल्कि कई शासक थे। ठीक है, कुछ जो पुरातत्वविद हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनका ये मानना है कि कोई एक शासक नहीं होता था बल्कि कई शासक थे, जैसे कि मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा आदि के अपने अलग अलग राजा होते थे। और कुछ और यह तर्क देते हैं कि यह एक ही राज्य था, जैसा कि पुरावस्तुओं में समानता, नियोजित बस्तियों के साक्ष्यों, ईंटों के आकार में निश्चित अनुपात तथा बस्तियों के कच्चे माल के स्रोतों के समीप संस्थापित होने से स्पष्ट है। अब कुछ जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनका ऐसा मानना है कि ये जो पूरा मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा है ये एक ही राज्य था। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन सभी जगहों से एक ही तरह की पुरावस्तु जो है वो प्राप्त हुई है। नियोजित जो बस्तियां हैं उनके साक्ष्य मिले हैं। इनमें ईंटों का जो निश्चित अनुपात है सब जगह एक ही अनुपात में प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इससे इनको लगा, कुछ जो पुरातत्वविद हैं वो ये मानते हैं कि ये एक ही राज्य रहा होगा। ठीक है, अभी तक की स्थिति में अंतिम परिकल्पना सबसे युक्ति संगत प्रतीत होती है। यानी कि जो सबसे लास्ट में जो हमने अभी जो परिकल्पना है जो हमने पढ़ा कि हो सकता है कि ये एक ही राज्य रहा हो। ठीक है, तो यही सबसे ज़्यादा युक्ति संगत प्रतीत होता है, क्योंकि यह कदाचित संभव नहीं है लगता कि पूरे के पूरे समुदाय द्वारा इकट्ठे ऐसे जटिल निर्णय लिए तथा कार्यान्वित किए जाते होंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं कुछ विशेष तथ्य, कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं, उनको हम पढ़ते हैं। देखिए, कालीबंगा, लोथल तथा कुछ अन्य स्थानों से अग्निकुंड मिले हैं जहां संभवतः यज्ञ किए जाते थे। ठीक है, कालीबंगा, लोथल और कुछ और अन्य स्थान है जहां से कि अग्निकुंड मिले हैं जहां संभवतः यज्ञ किए जाते थे। तो ये जो नाम है ये आपको याद रखना है, क्योंकि अक्सर ये सवाल जो है ये पूछा जाता है कि अग्निकुंड कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, या यज्ञ वेदी कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो कालीबंगा, लोथल और भी कुछ स्थान हैं वहाँ से जो है अग्निकुंड हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है,
दूसरा देखिए कि हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल तथा कुछ अन्य स्थानों से बड़े बड़े अन्नागार प्राप्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट है ये सारे जो फैक्ट्स हैं, ठीक है। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल तथा कुछ अन्य स्थानों से बड़े बड़े अन्नागार प्राप्त हुए हैं, ठीक है। हड़प्पाई मृदभांड लाल मृदभांड थे जिस पर काले रंग के चित्र बने होते थे। जो हड़प्पा के जो मृदभांड थे वो लाल मृदभांड थे और उन पे काले रंग के चित्र बने होते थे, ठीक है। अब देखिए फ्रांस से मनके, फ्रेंड्स ये फ्रांस नहीं है, फ्रांस जो मैंने आपको बताया ना अभी, कीमती धातु, ये हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि फ्रांस क्या है। आप लोग मेरा पिछला वीडियो देखिएगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि फ्रांस जो था एक कीमती पदार्थ था जो कि घिसी हुई रेत या बालू और उसमें रंग और चिपचिपा पदार्थ मिलाकर उसे पकाया जाता था और उससे पका करके एक जो अलग तरीके का जो मिश्रण तैयार होता था, पदार्थ तैयार होता था, उससे जो बर्तन बनाए जाते थे, जो या जो भी पदार्थ, उससे सिर्फ पात्र ही नहीं बनते थे, उससे देखिए मनके, चूड़ियाँ और छोटे बर्तन बनाए जाते थे, ठीक है। मनके यानी कि बीड्स, ये अलग अलग नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। चूड़ियाँ और छोटे बर्तन बनाए जाते थे और ये कीमती होते थे। कीमती इसलिए होते थे क्योंकि फ्रांस को बनाना कठिन होता था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ है? धौलावीरा गुजरात में है, कच्छ इलाके में खादिर, ठीक है। खादिर बेत नदी, ये बेत है, नदी के किनारे स्थित है। यह नगर 3 भागों में बटा था, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, धौलावीरा जो है यह नगर 3 भागों में बटा था जिसके चारों तरफ पत्थर की ऊंची दीवारें थी, ठीक है। यहाँ से स्टेडियम का साक्ष्य मिला है, यहाँ से स्टेडियम का साक्ष्य मिला है, ठीक है। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि यहाँ से हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों से बना एक लेख पत्थर पर खुदा, ठीक है। देखिए यहाँ से हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों से बना एक लेख पत्थर पर खुदा है जो संभवतः लकड़ी में गढ़ा गया था, ठीक है, लकड़ी में जड़ा हुआ था, ठीक है। यह एक अनोखी विशेषता है, ठीक है। अब ये जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बड़े बड़े जो अक्षरों में जो लेख प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वो हमें धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अब ये अनोखी विशेषता क्यों है? क्योंकि आम तौर पर जो हड़प्पा इलाके से जो भी चीज़ें हैं, जो लेख प्राप्त हुए हैं, ठीक है, हड़प्पाई लेख जो है वो किस चीज़ पर प्राप्त हुए हैं? हड़प्पाई लेख मुहर पे और छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे, ठीक है। आम तौर पर, इसे फिर से समझिए कि यह अनोखी विशेषता है क्योंकि आम तौर पर जो हड़प्पाई लेख हैं वो मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए कि लोथल गुजरात खंबात की खाड़ी में साबरमती की एक उपनदी भोगवा के तट पर स्थित है, ठीक है। चाहुंदड़ो मोहनजोदाड़ो 125 हेक्टेयर की तुलना में एक बहुत छोटी 7 हेक्टेयर बस्ती है, ठीक है। मतलब मोहनजोदाड़ो जो है वो 125 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जो चाहुंदड़ो है वो सिर्फ 7 हेक्टेयर में बसा हुआ बस्ती है जो लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न था, ठीक है। यहाँ पर शिल्प उत्पादन होता था, कहाँ पे? चाहुंदड़ो में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा कि शिल्प उत्पादन जो चाहुंदड़ो है वो पूरी तरह से, जो वो बस्ती थी वो पूरी तरह से ही शिल्प उत्पादन में संलग्न थी, ठीक है। चलिए और अब ये यहाँ पर हम देखेंगे कि इस सभ्यता का, जो हड़प्पा की जो सभ्यता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका अंत कैसे हुआ, इसके बारे में हमें कैसे जानकारी मिलती है और क्या जानकारी मिलती है, ठीक है। तो देखिए कि ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनके अनुसार लगभग 1800 ईसा पूर्व तक, ठीक है, चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया था,
ठीक है। हालांकि इसी समय गुजरात, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी। ऐसा लगता है कि उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये 1900 है, 1920 नहीं है। ठीक है, 1900 के बाद भी 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे। जैसे सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तुओं जैसे कि बांटों, मुहरों तथा विशिष्ट मनकों का समाप्त हो जाना। ठीक है। लेखन, लंबी दूरी का व्यापार तथा शिल्प विशेषज्ञता भी समाप्त हो गई। मतलब यहाँ पर देखिए धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से समाप्त होने लगी। ठीक है। सामान्यतः थोड़ी वस्तुओं के निर्माण के लिए थोड़ा ही माल प्रयोग में लाया जाता था। आवास निर्माण की तकनीकों का ह्रास हुआ तथा बड़ी सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण अब बंद हो गया। ठीक है। तो कुल मिलाकर पूरा वस्तुएं तथा बस्तियां इन संस्कृतियों में एक ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करती हैं। इन संस्कृतियों को उत्तर हड़प्पा अथवा अनुवर्ती संस्कृतियां कहा गया। ठीक है। इन्हें क्या कहा गया? उत्तर हड़प्पा अथवा अनुवर्ती संस्कृतियां कहा गया। अब यह परिवर्तन कैसे हुए? ठीक है। बात आती है कि ये जो परिवर्तन है ये कैसे हुए, तो इस विषय में कई व्याख्याएं दी गई हैं। जो परिवर्तन आया, ठीक है, वो किस तरीके से हुआ, किस प्रकार से परिवर्तन आया, तो इसके बारे में जो है बहुत सारी व्याख्याएं दी गई हैं, जिनमें कि जलवायु परिवर्तन, ठीक है, वनों की कटाई, अत्यधिक बाढ़, नदियों का सूख जाना या नदियों का मार्ग बदल लेना तथा भूमि के अत्यधिक उपयोग सम्मिलित हैं। ठीक है। इनमें से कुछ कारण कुछ बस्तियों के संदर्भ में तो सही हैं, परंतु पूरी सभ्यता के पतन की व्याख्या नहीं करते हैं। ठीक है। ऐसी मतलब व्याख्या दी गई है कि जो सभ्यता है इसका पतन किस कारण हुआ। ठीक है। तो उसके बारे में कुछ बातें बताई गई हैं, जिसमें कि बताया गया है कि जलवायु में परिवर्तन होने से, वनों की कटाई की वजह से, अत्यधिक बाढ़ आने की वजह से, नदियों के सूख जाने या नदियों के मार्ग बदल लेने की वजह से और भूमि के अत्यधिक उपयोग में सम्मिलित होने की वजह से जो है ये जो संस्कृति थी इसका लोप होने लगा, ये ख़त्म होने लगा। ठीक है। इसमें परिवर्तन होने लगा। ठीक है। लेकिन देखिए क्या है कि ये जो कारण थे ये कुछ जगहों के लिए तो संभव है कि ठीक है ऐसा हो सकता है, लेकिन पूरी सभ्यता इसी वजह से समाप्त हो जाए ऐसा कहना कठिन है। ठीक है। तो ऐसा लगता है ऐसा लगता है कि एक सुदृढ़ एकीकरण की तत्व की वजह से संभवतः हड़प्पाई राज्य का अंत हो गया। ठीक है। मोहरों, लिपि, विशिष्ट मनकों तथा मृद भांडों के लोप, मानकीकृत बांट प्रणाली के स्थान पर स्थानीय बांटों के प्रयोग, शहरों के पतन तथा परित्याग जैसे परिवर्तनों से इस तर्क को बल मिलता है। ठीक है। माने लोगों ने जगहों का, जो शहर थे उनका पतन होने लगा, लोग उसका परित्याग करने लगे। ठीक है। तो इसकी वजह से भी सभ्यता जो है वो नष्ट होने लगी। ठीक है। उपमहाद्वीप को एक पूरी तरह से अलग क्षेत्र में नए शहरों के विकास के लिए एक सहस्त्राब्दी से भी अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। ठीक है। पतन का स्वरूप है लेखन, मुहर और बांटों का प्रयोग बंद हो गया। ठीक है। लेखन, मुहर और बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से होने वाला व्यापार जो था वो काफ़ी कम हो गया। ठीक है। मोहनजोदाड़ो में सड़कों पर ही कचरों के ढेर बनने लगे। ठीक है। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर झुग्गी नुमा जो है वो घर बनाए जाने लगे। ठीक है। तो ये जो लास्ट वाला जो पॉइंट है फ्रेंड्स, एक मिनट देखिए, यहाँ जो पतन का जो स्वरूप बताया गया है इसमें क्या है, लेखन,
मुहर और बांटों का प्रयोग, बांटो है, ठीक है, प्रयोग इनका बंद हो गया और दूर दूर से होने वाला व्यापार भी काफ़ी कम हो गया, ठीक है। मोहनजोदाड़ो में अब सड़कों पर ही कचरे के ढेर बनने लगे, ठीक है। और जो जल निकास प्रणाली थी, देखिए जल निकास प्रणाली भी जो थी वो नष्ट हो गई और सड़कों पर झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे, ठीक है। तो इससे जो है हमें सभ्यता, जो हड़प्पा सभ्यता है या सिंधु घाटी सभ्यता कहिए, इसके जो अंत है, इसका अंत किस तरीके से हुआ धीरे धीरे, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो ये जो लास्ट वाला जो है ना पतन का स्वरूप, इसे जो इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं इनको आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर जो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इससे बनता ही बनता है, ठीक है। तो चलिए, ये हमने आज जो है पूरा हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जो है, ये चैप्टर हमारा पूरा यहाँ ख़त्म होता है, ठीक है। अब आगे देखिए, मैं कुछ चीज़ें जो है ओरली आप लोग को बता देती हूँ, ठीक है। इसमें देखिए हम लोग देखेंगे कि आरंभिक भारतीय पुरातत्व के प्रमुख कालखंड, ठीक है। जो भारतीय पुरातत्व है उसके जो प्रमुख कालखंड हैं, ठीक है, उसके बारे में कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहती हूँ, तो आप इसे ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले देखिए 20 लाख वर्ष यानी कि वर्तमान से पूर्व, ठीक है, आज से जो वर्तमान से पूर्व की तरफ की हम बात कर रहे हैं, आज से 20 लाख साल पहले, ठीक है। तो 20 लाख साल वर्ष पूर्व क्या था? निम्न पूरा पाषाण, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, आप लोग लिख लीजिएगा, 80,000 वर्ष पूर्व मध्य पूरा पाषाण, 35,000 वर्ष पूर्व उच्च पूरा पाषाण, 12,000 वर्ष पूर्व मध्य पाषाण, ठीक है, यानी कि जब जलवायु में परिवर्तन होने लगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 10,000 वर्ष पूर्व यानी कि नव पाषाण, आरंभिक कृषक तथा पशुपालक, ठीक है ना। आप सभी जानते हैं कि जब 12,000 साल पहले जब जलवायु में अचानक से परिवर्तन होने लगा तो कुछ स्थानों पे जो है वो घास के मैदान उगने लगे और उसकी वजह से ऐसे जानवरों की संख्या बढ़ने लगी जो इन घास को खा करके जीवित रह सकते थे, ठीक है ना। तो इसके बाद जो है 10,000 वर्ष पूर्व में है जो उसे हम कहते हैं नवपाषाण काल कहते हैं, और इसे आरंभिक कृषक तथा पशुपालक काल भी, समय भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 6,000 वर्ष पूर्व ताम्रपाषाण, तांबे का पहली बार प्रयोग, ठीक है। 6,000 वर्ष पूर्व जो है तांबे का पहली बार प्रयोग किया गया और इसे ताम्रपाषाण युग भी कहा जाता है, ठीक है। 2600 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद देखिए 1000 ईसा पूर्व आरंभिक लौह काल, ठीक है, महापाषाण शवाधान, ठीक है। और 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व आरंभिक ऐतिहासिक काल, जिसके बारे में हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। आप कुछ देखिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेहरगढ़ में कृषि तथा पशुपालन की शुरुआत 6000 ईसा पूर्व, ठीक है, कब हुई? 6000 ईसा पूर्व। हड़प्पा का नगरीय चरण रहा लगभग 2700 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। इसके बाद इस सभ्यता का अंत होने लगा, ठीक है। और हड़प्पा के अंत की शुरुआत लगभग 1900 ईसा पूर्व, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए, आज हमारा जो ये हमारा चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता, ये हमारा ख़त्म होता है, ठीक है। अब हम अगले जो वीडियो है उसमें हम अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें कि हम उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, जैन की जो शिक्षाएं हैं, उपनिषद क्या होता है, इन सब की जानकारी जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तब तक आप लोग मेरे इस वीडियो को देखिए। वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना फ्रेंड्स बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और मेरे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।